मैं आपका ट्यूटर और गाइड डॉक्टर मनोज पीपल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति की जो तालिका है वो किस प्रकार बनाई जाती है। त्रिकोणमिति के मान वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में, प्रश्नों में इसकी वैल्यू हमें पुट करनी होती है, रखनी होती है, लेकिन जब तक हमें सारणी या तालिका या टेबल बनानी नहीं आएगी तब तक हम उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो आज आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का एक आसान और सरल तरीका। देखिए, ट्राइंगल जो है उसकी जिस साइड पर एंगल बना होता है उसे हम बेस मानते हैं, दूसरी साइड को परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानते हैं, और राइट एंगल के जो सामने की टेढ़ी रेखा होती है उसे हम हाइपोटेनस यानी कि कान मानते हैं। इस टेबल को बनाने के लिए जो एक सीधा सा फॉर्मूला है उसमें आप एक छोटी सी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहां P परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, B बेस को रिप्रेजेंट करता है और H हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। इसी को आप हिंदी में देखते हैं तो लाल कक्का के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। L लंब के लिए, A आधार के लिए और K कर्ण के लिए आता है। और देखिए, जो एंगल्स हैं उन्हें हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब को हमने इसी टेबल के क्रम में जमाया है। सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इसी क्रम में मैंने इन्हें यहां दर्शाया है। जब इनकी वैल्यूज की बात करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं तो हमें एक सीधा सा नियम हमारे यहां लेना है कि हमें मान लेना है कि हमारे पास 1 केजी दूध है, मिल्क। 1 किलो यदि आपके पास मिल्क है, दूध है, तो आप उसे बेचना नहीं चाहते तो आपका दूध कितना बिका? 0। मान लीजिए सबसे कम क्वांटिटी, सबसे कम मात्रा बेचना चाहते हैं तो लगभग 1 पाव हमारे यहां मानते हैं 1/4 केजी, तो हम 1/4 केजी ले लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आप ½ केजी बेचना चाहते हैं, ½ केजी, उससे कुछ और ज्यादा बेचेंगे तो आप 3/4 केजी यानी कि 750 ग्राम, 3 पाव जिसे आप बोलते हैं, वो बेच देते हैं। और यदि आप सारा दूध बेचते हैं तो 1 केजी दूध आपका बिक जाता है। दूध को तोड़ने के लिए लीटर काम में आता, जो आपका अंडर रूट का साइन है तो आप सब पे अंडर रूट का साइन लगा देते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, 0 से 1 के बीच की डिफरेंट वैल्यूज को रखते हैं, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। जब 0 का अंडर रूट निकालते हैं तो 0 आता है, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 की पूरी वैल्यू नहीं आती, इसे हम अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। 3 की भी अंडर रूट की पूरी वैल्यू नहीं निकलती है तो आप इसे अंडर रूट में छोड़ देंगे। 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो 2 आएगा और 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, और ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। साइन 0 की भी देखिए, साइन 0 की वैल्यू आप रखेंगे 0, साइन 30 की वैल्यू की जगह आप रखेंगे 1/2, साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1 यानी कि 1। यदि आप इस सीरीज को चेंज कर देते हैं तो एक cos थीटा की वैल्यू बन जाती है। उल्टी तरफ से चलते हैं, cos 0 की वैल्यू वो होती है जो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, cos 45 की वैल्यू सेम रहेगी, फिर 60 की जगह यह आ जाएगा
1/2 और 90 की जगह ये आ जाएगा 0। इस तरह हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टेन थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि हम साइन थीटा में कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इनकी भाग दे देते हैं, तो हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाती है। तो जब जीरो में हम 1 से डिवाइड करते हैं, जीरो में 1 का भाग देते हैं, भाग देते वक्त ऊपर जीरो होता है, शून्य होता है, तो वैल्यू आपकी शून्य आती है। उसी प्रकार लास्ट में देखिए, जीरो का किसी भी संख्या में आप भाग देंगे, किसी भी डिजिट में आप भाग देंगे, तो वो भाग इन्फिनिटी वैल्यू तक जाएगा, अर्थात अनंत तक जाएगा, कभी भी भाग पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इन्फिनिटिव यानी कि अनंत, नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। देखिए, किसी डिजिट को, किसी नंबर को यदि उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, 2 को 2 से डिवाइड किया जाए 1 आता है, 3 को 3 से डिवाइड किया जाए 1 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। उसी प्रकार जब हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं 1 आ जाता है। अब देखिए, 1/2 को आप डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से। याद रखिए, 1/2 को आप डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से। 1/2 जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इनवर्स आ जाता है, बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। 2/√3, 2 से हम 2 को काट देते हैं, हमारे पास बच जाता है 1/√3। तो ये आपकी tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी प्रकार जब आप √3/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये डिजिट चेंज हो जाती है। ये √3/2 है, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से और मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो 1/2 बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा और 2/1 आ जाएगा। 2 से आप 2 को काट देंगे, आपके पास वैल्यू बचेगी √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3। और देखिए, कोट है वो tan का उल्टा होता है। यदि tan को आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे कर्ण मानते हैं, तो कोट इससे उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे कर्ण। जो tan में ऊपर होगा वो कोट में नीचे आ जाएगा, जो कोट में नीचे होगा वो tan में ऊपर चला जाएगा। दूसरी तरीके से आप देखें तो जो tan की वैल्यू निकाली है, आप उसे रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आपको कोट की वैल्यू मिल जाती है। सबसे पहले उल्टी तरफ से चलते हैं, इन्फिनिटिव, अनंत या नॉट डिफाइंड को लिखते हैं, √3 रखते हैं, 1 रखते हैं, 1/√3 रखते हैं और 0 रख देते हैं। अब देखिए, सेक थीटा, सेक है वो कोस का उल्टा है। कोस यदि बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। देखिए, कोस में जो ऊपर है वो सेक की तरफ से चलते हैं तो नीचे आ जाएगा, और कोस में जो नीचे है वो सेक बनाते समय ऊपर आ जाएगा, यानी पलट दी जाएगी उन संख्याओं को। कोस 1 है, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान दिया जाता है, उसे यदि उल्टा कर देते हैं तो 1/1 को यदि उल्टा कर देते हैं तो भी 1/1 ही बचता है, और 1 को 1 से जब डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 1। अब देखिए, cos 30 की वैल्यू है √3/2 और सेक उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। अब देखिए, cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और सेक 45 से उल्टा होगा, उल्टा कर देते हैं तो √2/1 आता है, और अपॉन में 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए केवल √2। देखिए, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और
जो इस सेक लाते हैं इसे पलट देते हैं तो 2 अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है, याद आता है। और याद रखिए cos 90 की वैल्यू है वो है 0 और सेक उससे उल्टा होगा, 0 का उल्टा होता है इंफिनिटिव, अनंत या नॉट डिफाइंड। और देखिए स्टूडेंट्स, सेक की सीरीज को यदि आप उल्टा कर देते हैं तो वो कोसेक बन जाता है। सबसे पहले इंफिनिटिव, नॉट डिफाइंड या अनंत आ जाता है, उसके बाद हम 2 रखते हैं, उसके बाद रूट 2 रखा जाता है, 2 अपॉन रूट 3 रखा जाता है और 1 रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप इस पूरी टेबल यानी कि सारणी को आसानी से बना सकते हैं और 2 या 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद मुझे यकीन है कि आप सब आसानी से इसे बनाना सीख जाएंगे। आशा है आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति सारणी को कैसे बनाया जाता है। कल मैं आपको त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइजेज है 10th क्लास में वो शुरू करवा रहा हूं और आशा है आप सब उसका फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि काफी मार्क्स कैरी करती हैं ये 2 एक्सरसाइजेज, 8th और 9th। इसमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के बारे में है, प्रूव करना है। सेकंड में डिस्टेंस और हाइट के क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी ये टेबल की जो वैल्यूज हैं आपको हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इनकी, तो इसे ध्यान से करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस शुरू करवा देता हूं। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। थैंक यू।